हे एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके इस अपने बेहतरीन मंच पे स्वागत करता हूं। RCET एग्जाम मुख्य परीक्षा 31 जुलाई 2022 अध्याय नंबर 4 इंटरनेट का परिचय भौकाल प्रश्नोत्तरी रिवीजन फटाफट में एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से आभार। जो अभ्यर्थी अभी भी चैनल के साथ में नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे रेगुलर कनेक्ट होने के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट संध्या.computer.classes को फॉलो करें, है ना। और PDF जितनी भी है आपको संध्या कंप्यूटर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी अभ्यर्थियों को दिख रहा है कि ISP का पूरा नाम क्या है। मेरे विद्यार्थियों देखिएगा, ये वाला जो टॉपिक है इंटरनेट का परिचय, यहाँ से जो एग्जामिनर है आपको 2 क्वेश्चन पुटअप करने वाला है। 2 क्वेश्चन का मतलब होता है कि RCET एग्जाम में 4 नंबर, है ना। 2 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 4 नंबर। यानी कि जिस किसी स्टूडेंट ने अगर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो दावे के साथ बोलता हूं कि 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये ISP होता क्या है। तो मेरे विद्यार्थी देखिएगा, ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या है? तो आपको यूं समझना है कि एक टेलीकॉम कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करने का काम करती है। यानी ISP है क्या, तो आपको बोलना है कि टेलीकॉम कंपनी है जो हमें इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती है। जैसे कि मान के चलो कि आपको अगर जियो की सिम कार्ड है आपके पास में, तो जियो आपको क्या करेगा, आपको इंटरनेट की सुविधाएं देगा, तो वो आपके सिस्टम के लिए आपके लिए क्या कहलाएगी, ISP कहलाएगी। आगे की ओर बढ़ते हैं कि कौन से डिवाइस टेलीफोन लाइनों पर उपस्थित एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करती हैं। तो मेरे विद्यार्थियों देखिए, कल भी मैंने बताया था मॉडेम के रिलेटेड, है ना। मॉडेम का एक तो पूरा नाम याद रखना, मॉड्यूलेटेड टू डीमॉड्यूलेटर होता है। और ये एक ऐसे डिवाइस है जो आपके टेलीफोन लाइनों पर उपस्थित एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तथा डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम करती है। मॉडेम से ये 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, या तो फिर बनेगा मॉडेम का पूरा नाम तो मॉड्यूलेटेड टू डीमॉड्यूलेटर, या फिर ये क्वेश्चन बनेगा कि मॉडेम का कार्य क्या है, तो आपको बताना है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना। ISP का पूरा नाम बता दिया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वाईफाई अगर पूछे तो वायरलेस फिडिलिटी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। वायरलेस फिडिलिटी आप सभी लोग याद रखना। सर ये डायलअप क्या होता है? तो डायलअप आपकी एक प्रकार की कनेक्टिविटी है जो आजकल तो आपको इस्तेमाल में देखने को नहीं मिलेगी, बट इसमें पहले के टाइम में इसका इस्तेमाल किया जाता था। वाईफाई से और अगर अपन बात करना चाहे, है ना, तो वाईफाई में आप याद रखना कि वाईफाई जो होता है आपका, ये आपका एक प्रकार से लोकल एरिया नेटवर्क होता है। कैसा होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन नेटवर्क होता है। और लैन में भी कौन सा आपका वायरलेस होता है। तो इतनी सी बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसकी रेंज 20 मीटर तक हो सकती है, तो इससे बाहर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं कि ब्रॉडबैंड की स्पीड किस में मापी जाती है। ये ब्रॉडबैंड होता क्या है? तो ये भी एक प्रकार की कनेक्टिविटी है जो आपके सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। MBPS में इसको मापा जाता है। सर MBPS का मतलब क्या होता है? तो MBPS का मतलब होता है मेरे विद्यार्थियों मेगाबिट्स पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मेगाबिट्स पर सेकेंड आपका होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, वाईफाई का पूरा नाम पूछा है और मैंने आपको बता दिया है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होगा, वायरलेस फिडिलिटी होगा। क्या होगा? वायरलेस फिडिलिटी। और ये जो है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये बातें मैं बोल चुका हूँ। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि www का पूरा नाम क्या है। तो मेरे विद्यार्थियों www क्या है? तो आपका एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर होता है जहाँ से यूजर क्या करता है, सूचनाओं को संग्रहित करता है। यानी कि www के जितने भी पेजेस हैं वहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हो, है ना। तो इसका जो पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऐसा ऑप्शन आपको यही दिख रहा है, तो यहाँ से ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि DSL का पूरा नाम क्या है। तो मेरे विद्यार्थियों जो आपको दिख रहा है DSL भी आपकी क्या होती है, एक कनेक्टिविटी होती है जिसके द्वारा आप अपने सिस्टम को इंटरनेट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके एक प्रकार से डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहलाती है। इसमें क्या होता है कि डिजिटली रूप से
लाइनों को बिछा के आपके इंटरनेट को आपके सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है। तो ये इतनी सी बातें आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। और भी आपके जो होते हैं बाकी जितने भी रिलेटेड बातें हैं वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको सारी बताने वाला हूँ। यानी कि 14 चैप्टर से एग्जाम की जितनी भी अप्रोच हो सकती है सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो मेरे विद्यार्थी जो सेशन के साथ में लेट जुड़ रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों का संध्या कंप्यूटर एक बार फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। आप हैं RCET के नंबर 1 और विश्वसनीय चैनल के साथ में जो आपको एग्जाम पैटर्न वाइज तैयारी करवाता है और हर बार विद्यार्थियों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। और 31 तारीख के दिन आपको भी उसी टाइप से आपको एक प्रकार से फीलिंग आएगी कि जो हमें क्वेश्चन करवाए हैं उन्हीं क्वेश्चन में से हमें देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन एक निजी नेटवर्क है जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए सुलभ होता है तो वो आपका क्या कहलाता है। तो मेरे विद्यार्थियों जब भी आपसे क्या बोले कि निजी नेटवर्क यानी प्राइवेट नेटवर्क बोले तो आपको फिर किसके साथ में जाना है, इंटरनेट के साथ में जाना है। यानी इंटरनेट और इंटरनेट वर्ड में थोड़ा सा माइनर अंतर है बट इसका मीन अलग अलग होता है। इंटरनेट का मतलब होता है कि दो अलग अलग जो है नेटवर्कों के बीच में अगर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है तो वो तो आपका क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा। जबकि अगर एक ही नेटवर्क है उसके बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है तो मेरे विद्यार्थी वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा। जो इंटरनेट है वो आपका वैश्विक नेटवर्क होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, सूचना का सुपर हाईवे होता है। जबकि जो आपको इंट्रानेट दिखता है ये मेरे विद्यार्थी क्या है, आपका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो किसी बैंक है, कोई विशेष कंपनी है, कोई समुदाय है, जो इससे जुड़े लोग हैं वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी कि इंटरनेट यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक वेब संसाधन का संदर्भ जो कंप्यूटर नेटवर्क पर उस संसाधन का स्थान दर्शाता है और उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, URL हो जाता है। अब देखो URL से क्वेश्चन और अप्रोच क्या क्या हो सकती है एग्जामिनर की। तो एक तो URL का पूरा नाम पूछेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक एक बात आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं केवल वही बातें बता रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपके सामने महत्वपूर्ण है। 5 दिन सेशन को अटेंड कीजिएगा, काफ़ी आप हैं जो सिक्योर महसूस करेंगे अपने आप को, है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम होता है। सर ये URL होता क्या है, तो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, ये हमेशा HTTP से स्टार्ट होता है ना। HTTP वाला जो भी आपको दिख रहा है वो आपका क्या होगा, URL होगा। जैसे कि मान के चलो कि HTTP फिर स्लैश देगा, फिर आपको कॉलम देगा, फिर www.google.com। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, एक प्रकार से URL होता है, यानी इसी के द्वारा आप गूगल तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये इतनी सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं कि सर ये HTTP क्या होता है। तो HTTP होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो बातें बोल रहा हूँ वो एग्जाम में आपको पूछी जाएगी। हो सकता है आपको HTTP का पूरा नाम पूछे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कभी अगर एस जुड़े ना कि HTTP के साथ में अगर एस जुड़े तो एस का मीन्स होता है सिक्योर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि HTTP एस में एस का मतलब क्या है, तो सिक्योर होता है। फिर TCP क्या होता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और IP क्या होता है, तो IP आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये हमेशा किस में होगा, संख्याओं में होगा। मान के चलो कि आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ये वाला, तो ये मेरे फ्रेंड्स आपका क्या है कि किसी न किसी एक IP एड्रेस का उदाहरण होता है। तो आपसे कभी कभार क्या डायरेक्टली पूछा जाता है कि निम्न में से IP एड्रेस का उदाहरण कौन सा है, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल को देखना है जो आपको संख्याओं में दिखेगा। IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि .com डोमेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब मेरे फ्रेंड्स जो डोमेन होते हैं आपको वेबसाइट के एंड में देखने को मिलेंगे, यानी वेबसाइट के एंड में जो डॉट करके देखने को मिलते हैं, .in है, .net है, .gov है, .edu है, .net है, ये सारे के सारे आपके क्या है, डोमेन कोड है। अब यहाँ से आपको जो पूछा है कि .com का मतलब क्या है, तो कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल, और कॉमर्शियल का किससे संबंध होता है, व्यापार से होता है। अगर आपको edu दिखता है ना डॉट करके edu, तो यानी कि उस वेबसाइट का संबंध शिक्षा से है, एजुकेशन से है। अगर .net दिखता तो फिर आपका नेटवर्क से होता, और अगर .org दिखता तो आपका ऑर्गेनाइजेशन से होता। अगर .in करके आपको देता है तो उसका इंडिया से होता है। ये इतनी सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं कि एक सेवा जो डोमेन कोड को विशिष्ट IP एड्रेस में बदलने का काम करती है, तो ये मेरे विद्यार्थियों आपकी क्या कहलाती है, DNS
डीएनएस कहलाती है। डीएनएस का पूरा नाम आपसे पूछेगा तो याद रखना है डोमेन नेम सिस्टम। क्या बोलना है आपको? डोमेन नेम सिस्टम बोलना है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या करता है कि आपका कोई विशिष्ट जो है आईपी एड्रेस है उसको किस में बदलता है? यूआरएल में बदलता है। तो इतनी सी बातें आपको क्लियर रखनी है। अब यूआरएल का पूरा नाम मैं बता चुका हूँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस या पता आपका क्या होता है? यूआरएल। डीएसएल का पूरा नाम भी बता चुका हूँ, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, कनेक्टिविटी होती है जो आपके सिस्टम को जो है इंटरनेट से कनेक्ट करवाने में इस्तेमाल होती है। वेब ब्राउजर सर क्या होते हैं? तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको वेब पॉइंट तक ले जाने का काम करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा मिनी है, गूगल क्रोम है, सफारी है ना। ये जितने भी आपके सामने नाम ले रहा हूँ, नेटस्केप, नेविगेटर, ये सारे के सारे आपके वेब ब्राउजर होते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं कि एक बार जो वांछित संसाधन या पेज का यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाइड दर्ज करने में काम आती है। तो मेरे विद्यार्थी देखिए, ये वाली जो है ना आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी? आप यूँ बोलना है कि वेब ब्राउजर के अंदर आप जो है अपने किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस लिखते हो ना, वो कौन सी बार में लिखा जाता है? तो एड्रेस बार में लिखा जाता है। बस कॉमनली क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है। तो एड्रेस बार में आप वेबसाइट के एड्रेस को लिखोगे, जहाँ से आप कंटेंट को सर्च करोगे, फिर आपके सामने रिजल्ट होगा, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। तो अभी बहुत सारे मैंने नाम बोले हैं। देखो, नेटस्केप, नेविगेटर मैंने बोला है, मोजिला फायरफॉक्स भी बोला है, सफारी भी बोला है, लेकिन गूगल, याहू और बिंग, ये तीनों के तीनों आपके सर्च इंजन होते हैं। ये क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? हो जाएगा आपका बिंग होगा। सर, वेब ब्राउजर और आपके सर्च इंजन में क्या अंतर होता है? तो एक माइनर सा अंतर है कि सर्च इंजन आपने जो कुछ भी अपनी ओर से कंटेंट को सर्च किया है उस तक ले जाने का काम करता है, डायरेक्टली उसी तक आपको ले जाएगा। लेकिन आपका जो वेब ब्राउजर है ये आपको उससे संबंधित वेब पोर्टल पे ले जाने का काम करता है। बस इतना सा फर्क है इन दोनों में। जब भी आपसे पूछेगा कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो या तो गूगल नाम देगा, या आपको बिंग नाम देगा, या फिर आपको याहू नाम देगा। ये तीन नाम के अलावा आपको और नाम नहीं देगा। गूगल क्रोम और गूगल में काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन रहता है। तो जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो गूगल क्रोम होता है वो वेब ब्राउजर होता है, बट जो आपका गूगल सिंपल है वो आपका क्या है? सर्च इंजन है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है। तो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वेब क्राउडिंग या वेब स्पाइडर भी होता है, इंडेक्सिंग भी होता है, सर्चिंग भी होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। यानी कि जब भी आप किसी भी कंटेंट को सर्च करोगे ये तीनों ऑप्शन आपके सामने आएंगे। और आगे बढ़ते हैं कि ईमेल का पूरा नाम। मेरे विद्यार्थियों, ईमेल से आपको एक क्वेश्चन, एक या फिर दो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो 35 में से अगर एक से दो क्वेश्चन अगर यहाँ से आपके कंफर्म हो जाते हैं तो और आपके ऐसे एक दो करके आप जो है 30 से 35 आउट ऑफ 35 में से 35 भी लेके आ सकते हैं। बस ज़रूरत ये है कि ईमानदारी के साथ में 5 दिन आपको सेशन अटेंड करने हैं, उसके बाद में आप अपने आप को जो है सिक्योर महसूस कर पाएंगे। ईमेल का पूरा नाम तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल सर क्या होता है? तो आपका जो है ईमेल के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम है। फिर आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि ईमेल के संदर्भ में सीसी और बीसीसी क्या है। तो देखो, अगर आप क्या करना चाहते हो कि ईमेल को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजना चाहते हो तो आपको या तो सीसी का इस्तेमाल करना होगा या फिर बीसीसी का इस्तेमाल करना होगा। मान के चलो कि 10 व्यक्तियों को भेजना है और आप ये नहीं चाहते कि सभी के पास में जाए और सभी को दिखे, तो फिर किसका इस्तेमाल करोगे? सीसी का। और अगर आप ये चाहते हो कि भाई सभी को भेजा तो जाए लेकिन किसी को पता ना चले कि मेरे अलावा और किस किस को भेजी है, यानी अगर आप गोपनीयता बनाए रखना चाहते हैं तो फिर आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? बीसीसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो, आपसे जो पूछेगा सीसी का पूरा नाम, तो कार्बन कॉपी होता है। जब बीसीसी आगे जुड़े, केवल बी जुड़े, तो बी का मीन्स होता है ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, अंधे का मतलब किसी को दिखे नहीं, है ना। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये इतनी सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर आपसे बोलेगा कि ईमेल में कौन सा फोल्डर है। तो आपको ये 3 फोल्डर मैं बता रहा हूँ, स्पैम है, ड्राफ्ट है
और आपको पूछेगा ट्रेस, है ना, इनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो स्पैम के अंदर अनचाहे मेल होते हैं, यानी आप न चाहते हुए भी आपके जो है सिस्टम में मेल आएंगे। ड्राफ्ट का मतलब है कि आधे अधूरे मेल, बाई चांस किसी कारणवश आप ईमेल लिखते लिखते रुक गए तो वो आपको जो है किस में मिलेगा, ड्राफ्ट के अंदर। ट्रेस में आपके जितने भी डिलीट मेल होंगे वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ट्रेस के अंदर देखने को मिलेंगे। इनबॉक्स सेंट ये भी होते हैं आपके, है ना। अब देखो एक बार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईमेल के संदर्भ में कौन सा फोल्डर नहीं होता, तो मेरे विद्यार्थियों याद रखना है कंपोज आपका किसी भी प्रकार का फोल्डर नहीं होता, ये जस्ट एक तरीका है जहाँ से ईमेल को क्रिएट किया जा सकता है ना। एक बार ऑप्शन में आपको दिया था रिसीव मेल भी दिया था, तो रिसीव मेल भी आपका किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रिसीव मेल आपकी ऑलरेडी किस में रहती है, इनबॉक्स के अंदर रहती है। तो इतनी सी बातें आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। और आपको जो क्वेश्चन देगा ईमेल का एक वैध उदाहरण आपसे पूछेगा, तो ईमेल मान के चलो कि आप सभी की ईमेल होगी, तो आपने देखा होगा कि सारे लेटर कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते, है ना, और एक आध सिंबल होना चाहिए, यानी @ सिंबल होता है। बाकी अगर संख्या और रखनी चाहो तो आपकी मर्जी है, उसके बाद में .com करके होता है, यानी एक डोमेन कोड भी होना चाहिए। तो ये वाला जो आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखेगा ना, मान के चलो XYZ, है ना, XYZ@gmail.com, तो ये आपके किसका एग्जाम्पल है, आपकी ईमेल का एग्जाम्पल होता है। तो इतनी सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ईमेल से आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दिया है कि ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को ड्राफ्ट में रखा जाता है। अब थोड़े टाइम पहले मैंने बताया कि ड्राफ्ट के अंदर तो कौन से होंगे, आपके आधे अधूरे मेल होंगे, तो ये पहला तो गलत हो गया। उसके बाद में बोला है ईमेल के आधे अधूरे मेल स्पैम में रहते हैं। स्पैम में मैंने क्या बताया, अनचाहे मेल बताए हैं, है ना, तो ये दोनों के दोनों आपकी क्या हो जाता है, गलत हो जाते हैं। डिलीट वाले ट्रेस में रहेंगे, ड्राफ्ट में आधे अधूरे, स्पैम में अनचाहे, है ना, ये इतनी सी बातें क्लियर होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है। तो सर्च इंजन में मैंने क्या क्या बोला था, गूगल है, याहू है, बिंग है, तो आपको गूगल दिख रहा है तो यहाँ से करेक्ट हो जाता है। पेटीएम आपका मोबाइल वॉलेट होता है, और फ्लिपकार्ट आपकी जो है आपकी ई-कॉमर्स साइट होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है, तो इसमें से किसके द्वारा आप ईमेल को भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर जीमेल के द्वारा, है ना, जीमेल यानी गूगल मेल के द्वारा आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि एक वेब ब्राउजर होता है, तो बार बार बताएं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी वे सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग यूजर किसी विशेष कार्य को करने के लिए करेगा, वो आपके क्या कहलाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वेब ब्राउजर में आप कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं कि एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्न में से किस किस की आवश्यकता होती है, तो मॉडेम की भी होती है, मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर, ISP है ना, इंटरनेट सेवा का मतलब है ISP, यानी आपके पास में सिम कार्ड भी होना चाहिए और उसके बाद में आपके पास में वेब ब्राउजर भी होना चाहिए, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि DNS का पूरा नाम क्या है, तो मेरे विद्यार्थी जो आपके सामने DNS है ना, DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, तो ऑप्शन जो ए दिख रहा है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और आपसे पूछेगा एग्जाम के अंदर कि HTML का पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ तक थे अपने टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सेशन को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा है जो शेयर जरूर करें, ताकि 31 तारीख के दिन हर एक विद्यार्थी जो है एग्ज़ाम के अंदर बैठने वाला है वो अपने आप को जो है एक सहज महसूस कर पाए। RCET एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा 31 जुलाई 2022 को होने वाली है। वो आपका जो चौथा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, थोड़े टाइम बाद आपके सामने 5वां चैप्टर भी आएगा। आज मेरी संभवत कोशिश ये रहेगी कि 7 टॉपिक तक आपको करवा दूं। तो मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।